ये औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, क्लास 10 बायोलॉजी। आज हम चैप्टर 11 का होमियोस्टासिस में लेक्चर तीसरा है, जबकि ये तीसरा लेक्चर जो है कि किडनी डिसऑर्डर है। और डिसऑर्डर ऑफ किडनी जो है, इसमें सबसे पहले जिसे हम रीड करेंगे और जिसके बारे में हम जानेंगे वो किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन की वजूहात क्या हैं, किस वजह से किडनी स्टोन जो है वो पैदा होता है और कहाँ पैदा होता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे बयान किया गया है, रिलेट किया गया है, वो व्हेन यूरिन इज कंसेंट। अब इस बात पे भी गौर करना हो कि यूरिन जो है वो कंसंट्रेट कब हो सकता है, जब आपके ब्लड के अंदर पानी की मिकदार जो है वो कम होगी और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए तो यूरिन जो है वो कंसंट्रेट होता है। तो आप पानी बहुत कम पीते हैं या कोई और वजूहात जो है जिसकी बिना पर हो सकता है, तो ये काज करता है और इसी की वजह से ये स्टोन प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि जब कंसंट्रेट होगा तो क्रिस्टल ऑफ साल्ट जो हैं, ये जो इनसॉल्युबल होते हैं, ये साल्ट कैल्शियम ऑक्सलेट है और कैल्शियम फॉस्फेट है और इसी तरह अमोनियम फॉस्फेट है और यूरिक एसिड, ये तमाम जो हैं ये सेट, इनमें से कोई भी सेटल हो सकता है वहाँ पे। और ये किस मुकाम पर हो सकता है डिपॉजिट होगा, तो ये लार्ज क्रिस्टल जो है वो डिपॉजिट होकर बनाते हैं और इनका मुकाम जो है वो प्लेस ये है जिस यहाँ पेल्विस वो जगह है जहाँ पर कुछ यूरिन जो है वो आकर ये नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट के जरिए वहाँ पर पहुँचता है। सॉरी। अब इस पेल्विस से बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटे छोटे किडनी स्टोन जो हैं ये पास होकर यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में ये पहुंच सकते हैं। तो ये इसका मुकाम जो है यूरिनरी ब्लैडर भी हो सकता है और पेल्विस, किडनी के अंदर पेल्विस भी हो सकता है। और ये इसके काजेस जो हैं वो मुख्तलिफ काजेस जो हैं वो भी के किस वजह से हो सकता है और वो कौन से वजूहात है। एक सबसे बड़ी वजह जो उसने बयान किया वो है एक फैक्टर, जब बड़े हो जाते हैं तो उस वजह से किडनी में कोई भी इरेगुलरिटी जो हैं वो काज कर सकती हैं। और ये उसके बाद ये होता है कि डाइट, मोस्टली लोग जो हैं वो ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या साल्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सी जो है ये तुरस्त चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या विटामिन डी का इस्तेमाल जो है वो होता है। तो उनकी वजह से भी ये ऐसे अवामल पैदा होते हैं जिससे स्टोन काज कर सकता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो काज कर रही हो और रिक्योरिंग हो, बार बार इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रही हो, तो उसमें भी ये मामला दरपेश आ सकता है कि वहाँ पे किडनी स्टोन जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। और नाउ नेक्स्ट, लेस इनटेक ऑफ वाटर। तो ये पहले भी बात बयान कर चुके हैं, शुरू आगाज में हम ये कह चुके हैं। ये देखिए, व्हेन यूरिन इज कंसंट्रेटेड, तो यूरिन कंसंट्रेटेड उसी सूरत में हो सकता है जब आप पानी कम पीते हैं। तो एक लास्ट उसने 5वें नंबर पर अल्कोहल, और ये अल्कोहल की कंजम्पशन जो है या ड्रग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग जो है उनके के लिए भी ये प्रॉब्लम जो है क्रिएशन में आ सकता है। तो ये तमाम काजेस हैं, किस लिहाज से आप सोच सकते हैं कि काज क्या हो सकता है। नाउ नेक्स्ट हम इस के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि स्टोन हो गया। तो सबसे पहले जो पेन इन किडनी, इसे महसूस किया जाता है कि पेन जो है वो किडनी के मुकाम पर शुरू हो गया और ये पेन लोअर एब्डोमेन में महसूस होता है
और इसके साथ अगर ये सीरियस केस हो जाए तो वॉमिटिंग होना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जो होता है पेशाब का आना जो है, यूरिनेशन जो है फ्रीक्वेंट होती है। और इस तरह एक सबसे बड़ा जो इस पे प्रॉब्लम होता है, फाउल स्मेल ऑफ यूरिन, यूरिन से बदबू जो है वो आती है। तो ये भी एक सिम्टम होता है। इन बातों से समझा जा सकता है। तो जब बार बार जो है वो यूरिनेशन हो रही हो और फाउल स्मेल ऑफ यूरिन हो, तो इससे भी मालूम हो सकता है। पेन की सूरत में तो आपको पता चल गया कि ये एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में होता है, तो वॉमिटिंग जो है जब होने लगे तो ये तो यकीनी बातें हो जाती हैं। इसी तरह ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। जब एक बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो उसमें नेफ्रॉन को पंक्चर भी कर सकता है और उसमें ब्लड जो है वो आना शुरू हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से उसमें पस यूरिन के अंदर जो है वो भी आना शुरू हो जाती है। ना हम ये देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले जो ट्रीटमेंट उसने दिया है वही कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होती है। जब यूरिन कंसंट्रेट होता है तो उस सूरत में जाहिर है कि लेस इनटेक ऑफ वाटर होता है। तो इनटेक ऑफ वाटर जो है वो अगर कम हो तो इसमें सबसे बड़ा काम जो किया जाता है ट्रीटमेंट में कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाता है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। तो उसके बाद इसके ट्रीटमेंट जो है एक कि जब स्टोन को निकालना होता है तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट होता। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ये है कि उसमें अफेक्टेड एरिया को ओपन किया जाता है और ओपन करके उसको स्टोन को रिमूव किया जाता है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और नुकसानदेह भी हो सकता है। बहरहाल ये किया जाता है। और इसी तरह ये लिथोट्रैप्सी एक और न्यू है जो है ये अपरेटस है, और जिसकी वजह से लिथोट्रैप्सी में नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक जो वेव्स हैं वो डाली जाती हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक में ये अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव्स होती हैं जिनके अंदर बेइंतहा एनर्जी उनकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है, और जब उन पर डाली जाती हैं तो ये उनको रेजा रेजा कर देती हैं। स्टोन बिकम द सैंड लाइक, और सैंड लाइक और पास थ्रू द यूरिन, और यूरिन के जरिए जो है ये बाहर निकल जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये था ट्रीटमेंट सिप। अब हम ये देखते हैं कि देखिए जी, नई एक बीमारी की तरफ आते हैं, और वो है किडनी फेल्योर। और ये किडनी फेल्योर जो है दरअसल ये रेनल फेल्योर होता है, और रेनल ये ट्यूब्यूल जो हैं, ये दूसरी लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है उनकी खराबी होती है। इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि फेल्योर ऑफ किडनी जो है ये काम करना छोड़ देती हैं, टू फंक्शन, तो फेल हो जाती हैं। अब इसमें लीडिंग काज क्या होते हैं जिनकी वजह से जो किडनी अपना काम करना छोड़ देती है, यानी उसमें ये यूरिन को उसमें से निकालना जो है सेक्रीट करना बंद कर देती हैं, तो एक्सट्रैक्ट करना बंद कर देती हैं। और इसी तरह ये देखिए जी, सबसे पहला उसने डायबिटीज मेलिएटिस को लिखा है। डायबिटीज मेलिएटिस जो है इट इज हार्मोनल ये है, और इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, और ये जेनेटिक डिजीज भी है। और इसमें ये इंसुलिन का काम दरअसल ये होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करके उसे एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसे डिपॉजिट कर दिया जाता है और ग्लाइकोजन की सूरत में। लेकिन अब ये अगर खाना खाने के बाद इस ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार जो है जो मेंटेन होनी चाहिए, जो होम्योस्टेसिस के मुताबिक जो है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये ब्लड के अंदर मौजूद होनी। अगर ये एक्सीड कर जाती है तो जाहिर है कि इसमें प्रॉब्लम भी आता है, और शुगर के ज़्यादा होने की वजह से अगर इन्फेक्शन जो है ये नेफ्रॉन में हो जाए तो इसकी रिकवरी जो है वो मुश्किल भी हो सकती है। तो सेकेंडली हाइपरटेंशन जो है इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, और इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नेफ्रॉन पर दबाव पड़ता है, और जिसकी वजह से उनमें खराबियां जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं।
तो इसी तरह ये सडन आप ये कहते हैं कि इन ब्लड सप्लाई होती है, ज़ाहिर है कि ब्लड जो है इसमें इंटरप्शन आ जाए तो ज़ाहिर है कि ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाएगी और नेफ्रॉन जो है उनको ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं मिल रही तो ज़ाहिर है कि वो कोलैप्स हो सकती हैं या ख़राबी जो है वो किसी किस्म की पड़ सकती है। इसी तरह ड्रग जो है ओवरडोज जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम काजेस जो हैं लीड टू द किडनी फेल्योर की जानब जो है ये ले जाते हैं। अब हम वो सिम्टम जो हैं उन्हें देखते हैं कि सिम्टम किस तरीके से इनकी अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं और हमें कैसे पता चलता है कि अब ये किडनी फेल्योर हो गई हैं। तो हाई लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड, और ब्लड में यूरिया की मिकदार जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर और रिटेन होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो इन किडनी जो हैं वो इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर रही और जिसकी वजह से ये पानी जो है वो भी रिटेन होता है। तो एट दैट टाइम जब यूरिया जो है वो ब्लड के अंदर हाई हो जाता है तो उस वक़्त ये वॉमिटिंग भी हो सकती है और ये वॉमिटिंग नोज़िया यानी मतली होती है, वॉमिटिंग होती है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फ्रीक्वेंट जो है यूरिनेशन जो है ये भी होगी और स्वेलिंग ऑफ लेग्स। अब ये लेग फीट और क्यों होती है इनकी वजह से, असल में दरअसल जो है एक्सेस ऑफ फ्लूइड पानी जो है वो ठहरना शुरू हो जाता है क्योंकि किडनी फेल्योर की वजह से जो फिल्ट्रेशन हो रही थी पानी की, जो इन चीज़ों की फिल्ट्रेशन होती है वो रुक चुकी होती है और जिसकी वजह से ये रिटेन कर लेते हैं यूरिया को और इसी तरह साल्ट वगैरह को भी जिस्म के अंदर पानी ठहरना शुरू हो जाता है। और फिर एक और बात है, जब ये इस्तिस्का इसको कहते हैं कि पानी जिस्म के अंदर ठहरना और ख़ास तौर पर पाँव और टांगों के ऊपर स्वेलिंग जो है वो ज़ाहिर होती है तो उस वक्त एट दैट टाइम हम ये भी देखते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे सांस जो हैं वो आते हैं और उसमें तकलीफ भी होती है। इसी तरह हम जब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो इसके ट्रीटमेंट तो दो हैं, एक या तो डायलिसिस करें और ये तकलीफ दे चीज़ें, दोनों चीज़ें जो तकलीफ दें ये देखिए कि या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। तो डायलिसिस जो है ये हमारे पास दो किस्म के डायलिसिस होते हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस में इसे आप देखते हैं, पेरिटोनियल जो है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और इस एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियल जो वो जिस में हम ये देखते हैं कि ये स्पेस अराउंड द गट जो है वो मौजूद होती है और इसमें कैविटी जो है पेरिटोनियम का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो ये एब्डोमेन की इनर वॉल को पेरिटोनियम कहते हैं और ये इसकी पेरिटोनियम जो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि डायलिसिस फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में प्लेस कर देते हैं और जब वो डाल देते हैं एक मुस्तकिल तौर पर सुराख कर दिया जाता है और उसके अंदर ये इसे रोज़ाना की बुनियाद पर ये किया है, एवरीडे किया जा सकता है और देन द ड्रेन आउट और उसको फिर बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये एक तकलीफ पे मरला है, इसको रोज़ाना करना पड़ता है और ये पेरिटोनियल कैविटी के ज़रिए जो है आप ये पेरिटोनियल डायलिसिस घर के अंदर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे ये है जी जो हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस जो है ये इस तरह है कि हम पेशेंट का ब्लड जो है वो पंप आउट कर लेते हैं, पंप आउट करके तो एक ऑपरेटस से गुजारते हैं। तो ऑपरेटस जो है ये डायलाइजर, इसको डायलाइजर भी कहते हैं, लेकिन ये डायलाइजर जो है जिसके अंदर खून जो है उसी के अंदर पास होता है, ये लॉन्ग ट्यूब होती है, उनसे इस ब्लड को ये उनके अंदर पंप किया जाता और ये ट्यूब जो हैं
द वॉल ऑफ द ट्यूब ये सेमी परमिएबल होती हैं और ब्लड फ्लोज थ्रू दीज ट्यूब्स, और इन्हीं ट्यूब्स के अंदर जो है वो रहता है, ये बाहर नहीं निकलता। और डायलाइजर फ्लूइड जो है सराउंड द ट्यूब्स होता है, और डायलाइजर फ्लूइड में अब ये एक्सचेंज होता है और इस तरह ये एक्स्ट्रा वाटर, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी, किडनी ट्रांसप्लांट की जानब जो है वो आते हैं। तो देखिए किडनी ट्रांसप्लांट जो है, जाहिर है कि किडनी को उतारा जाएगा, उसकी जगह कोई और किडनी लगाई जाएगी। वो किडनी जो होगी किसी हेल्थी पर्सन से ली जाएगी, वो डोनर होगा जो हेल्थी पर्सन होगा। ये डोनर्स जो हैं ये हेल्थी किडनी अपनी जो है वो दे देंगे, और डैमेज किडनी को जो है वो निकाल दिया जाएगा पेशेंट से और इसे रिप्लेस कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डोनर जो है वो कौन सा शख्स होता है, या तो वो डिसीज्ड होता है, यानी जो फौत होने वाला होता है, अगर वो नसीहत कर जाए तो किडनी उसकी जो है वो नहीं ली जा सकती हैं और किसी जिंदा शख्स को लगा दी, या फिर जिंदा शख्स जो है वो किडनी अपनी दे सकता है। एक किडनी दे दे तो एक पर वो जिंदा भी रह सकता है। तो बहरहाल ये भी काम जो है, अब जाहिर है कि जदीद टेक्नोलॉजी और ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। तो टिश्यू प्रोटीन जो हैं, अब ये देखना होता है कि हम ऐसे तो नहीं ना कि हर एक को किडनी जो है वो उठाकर लगा देंगे, कि इस तरह ये टिश्यू प्रोटीन ऑफ द डोनर और पेशेंट इनको मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करते तो आप नहीं लगा सकते। अगर ये सही और दुरुस्त जो है वो किडनी लग जाए, यानी बॉडी केमिस्ट्री जो है वो दोनों की डोनर और इस तरह पेशेंट की एक जैसी हो, तो ये एवरेज लाइफ टाइम जो है वो 10 to 15 ईयर तक डोनेटेड किडनी अपना काम करती रहेगी, लेकिन ये जल्द फेल भी हो सकती है। तो ट्रांसप्लांट जो है वो रिजेक्शन हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, और इनबैलेंस इन द बॉडी साल्ट लीड टू, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपने अपने तौर तरीके पर जो है वो जिंदगी को गुजारता है। तो इसमें यह भी हो सकता है कि ट्रांसप्लांट किडनी जो की है उसमें उस शख्स के अंदर जो है वो बोन प्रॉब्लम जो है वो आ जाए या कोई अल्सर हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल भी सामने आ सकती है। इनको देख रहे हैं, ये डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस है, और इस डायलिसिस फ्लूइड को अब गट और पेरिटोनियम के दरमियान जो है वो डाल दिया जाता है और फिर इसे निकाल लिया जाता है। ये परमानेंट जो है, यहाँ पर आपको एक होल जो है वो रखना होता है। तो नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं, ये डायलिसिस जो है हेमोडायलिसिस है, और हेमो ब्लड को कहते हैं। तो ब्लड को एक बहुत लॉन्ग ट्यूब से गुजारा जाता है और इस ट्यूब को डायलाइजर फ्लूइड में रखा जाता है, और किस तरीके से फिर इसको वापस का रास्ता देखिए, इसको किसी और वेन या आर्टरी के जरिए जो है वो दोबारा दाखिल कर दिया जाता है। तो अब हमारे पास जो है ये लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है। हम ये देखते हैं मल्टीपल चॉइस, और देखिए ध्यान से आप जिसको मैं टिक करने वाला हूं वो देखिए। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यूरिनरी सिस्टम जो है यहाँ पर ढूंढने में याद रखें, ये किडनी से अगर शुरू होता है तो उसके बाद यूरिटर आता है, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर आता है और यूरिथ्रा, और इसको तरतीब के साथ देखिएगा, और तरतीब में जो दुरुस्त है उसका जवाब होगा ये डी, इसका जवाब है। और आगे है जी नेक्स्ट, विच organ is responsible for filtering the blood को फिल्टर करने के लिए कौन सा ऑर्गन? तो भाई इंटेस्टाइन तो नहीं करती, ये तो ऑब्जॉर्व करती है खुराक को, और ब्रेन जो है, ये ब्रेन तो भाई नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, स्टमक जो है वो तो डाइजेशन करता है, तो किडनी जो है ये इसके अंदर ये वो ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है फिल्टरिंग द ब्लड।
Now the next, the tube between the kidney and urinary bladder. Urinary bladder और किडनी के दरमियान जो है, तो ये यूरिटरी है, बिल्कुल दुरुस्त है, ये ए है इसका, और यूरिथ्रा नो, ये तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है। और ये जो रेनल ट्यूब है, ये तो भाई नेफ्रून में होती हैं, और नेफ्रून जो है ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, यूरिटर है। तो अब हम इस को भी देखते हैं कि यहां पर हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है ये बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज सिस्टम। अब ये इसने कहा है कि ये देखिए जी, कौन से वो हिस्से हैं जो बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट, टेम्परेचर और ग्लूकोज इज टर्म एज। तो देखिए ये एक्सक्रीशन का लिखा है, तो ये एक्सक्रीशन तो अनदर होते, ये एक सिस्टम तो नहीं हो सकता ना। अब ये देखिए यहां उसने बैलेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो ये बैलेंस का तो मतलब जो है ये ट्यूबुलर इस सेक्रीशन का, रीअब्जॉर्प्शन का कोई तल्लक नहीं। असल में ये लफ्ज का तल्लक है जो बैलेंस करता है, जो इक्विलिब्रियम में लाता है, जो ये होम्योस्टासिस है, ये सी वाला इसका जवाब होगा। और विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पाथ, तो ये ऑर्डर ऑफ पाथ टेकन बाय द यूरिन आफ्टर इट लीव्स द किडनी, जब किडनी से बाहर आता है तो उसके ऑर्डर क्या है। ये देखिए ये ऑर्डर, पहले भी एक सवाल आ चुका है और इसमें आपने ये तरतीब बतानी है कि क्या। अच्छा जी, तो इसके मेन फंक्शन की तरफ आते हैं कि इसके मेन फंक्शन क्या हैं, किसी स्वेट ग्लैंड के क्या हो सकते हैं। तो देखिए, टू कीप द बॉडी कूल एंड टू रिमूव द एक्सेस प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से बाहर निकलते हैं जी, यहाँ से, तो ये बात गलत हो गई। टू कीप द बॉडी वार्म, तो नहीं जी गर्म तो नहीं करता, ये भी है, यहीं पर गलत हो गया आपका। और उसके बाद जो है फिल्टर द ब्लड एंड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, तो भाई इतना काम तो नहीं हो सकता, इसमें कुछ और भी है। तो टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एंड टू कूल द बॉडी, तो टेम्परेचर को भी है, ये डी वाला जो है ये दुरुस्त है। और विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट, कौन से, एंटरिंग द बोमिन कैप्सूल, तो बोमिन कैप्सूल में जो एंट्रेंस, अब ये बोमिन कैप्सूल में नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन का हिस्सा है, और बोमिन कैप्सूल जो है जाहिर है कि उसने ये पूछा है कि विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंड एंटरिंग। अब देखिए उसमें वाटर, वाटर तो होगा, जो फिल्ट्रेट होता है बोमिन कैप्सूल से फिल्ट्रेट होता है, ये प्रेशर फिल्ट्रेट है, और इसमें कैल्शियम आयंस भी होते हैं, ठीक है, और इसमें यूरिया भी होता, लेकिन ये उसने तो नॉट पूछा है, ब्लड सेल नहीं होते जी, ये नहीं होता, और ये इसका जवाब है। अब ड्यूरिंग द पेरिटोनियल डायलिसिस, जब पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है, द वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम, अब इस लिहाज से वेस्ट मटेरियल जो है वो मूव फ्रॉम, तो उसमें ये दरअसल पेरिटोनियम के ब्लड कैपिलरी से, यानी वहां ब्लड से ये डायलिसिस फ्लूइड में आता है। तो अब ये देखिए हम बात को समझने की कोशिश करें, एब्डोमेन टू डायलाइज द फ्लूइड, एब्डोमेन, ये क्या बात हुई जी, जो डायलिसिस फ्लूइड टू पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स, डायलिसिस फ्लूइड। अब ये डायलिसिस फ्लूइड जो है टू पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स, अभी हम देखते हैं, तो ये नेक्स्ट भी देख लेते हैं, पेरिटोनियम ब्लड वेसल टू डायलिसिस फ्लूइड।
अब देखिए ऊपर वाला जो है उसको उलट लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज है, आप उसको इस लिहाज से 2 के जानब से देखेंगे तो डायलिसिस फ्लूइड जो है 2 पेरिटोनियम ब्लड प्लस, ये इसका मतलब है डायलिसिस फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर जाता है, नो। और ये है जी पेरिटोनियम ब्लड वेसल जो हैं वो अपने वेस्ट को डायलिसिस फ्लूइड में ले जाती हैं, और डायलिसिस फ्लूइड टू एब्डोमेन, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो रही थी। नेक्स्ट हम कुछ और डिस्कशन भी ले लेते हैं, तो आइए कुछ सवाल लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द होम्योस्टासिस इन द ह्यूमन बॉडी, स्टेट द रोल्स ऑफ ईच ऑफ द ऑर्गन। देखिए ये जो होम्योस्टासिस में जो बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं वो 3 है, तो तीनों का जिक्र जो है वो किसी लिहाज से आप कर दें। इसमें स्किन भी है और उसमें लंग्स भी हैं और किडनी भी है, तो इनका थोड़ा सा जिक्र जो है वो इन तीनों के हवाले से हम इसे शुरू आगाज में पढ़ चुके हैं, तो दूसरे लेक्चर में ये बात मौजूद है। आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम, तो बेटा ये याद रखिए कि ये जो डायग्राम है और इसको आइडेंटिफाई करें, ये किसका डायग्राम और उसको लेबल करें। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए भी आता है और इसकी प्रैक्टिस कर लें, और इसके प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इसके तमाम हिस्सों को आप देख सकते हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट का इस तरफ इशारा किया गया है, और ये जो है ये वेन्यूल्स जो हैं वो बन रही हैं। अब यहाँ पे उसने ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, अब इसको ये बोमिन कैप्सूल जो है ये इसे बनाए, ग्लोमेरुलस है इसके अंदर, तो इस तरह ये जो भी उसने यहाँ पर एक ये कन्वोल्यूटेड ये ट्यूब्यूल्स है, ये इनका जिक्र किया है। लूप ऑफ हैनले शायद उसने नहीं, या ये उसने लूप ऑफ हैनले की जानब ये मेरा ख्याल है ये इशारा किया है और यही होगा। तो बहरहाल इसको मुकम्मल तौर पर डायग्राम जो है बना लें। अब देखिए इसमें कुछ और भी कंसेप्चुअल सवाल हैं, और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है उसके हिसाब से आप इस बात को देखिए, तो उसने कहा है कि रीअब्जॉर्प्शन किस तरह, ये पूरा जो है वो लिखना होगा आपने कि कौन सा हिस्सा जो है वो क्या चीज़ जो है वो रीअब्जॉर्ब करता है, और उसमें पहला हिस्सा कौन सा है। तो प्रॉक्सिमल क्या काम करता है, वाटर और ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करता है। लूप ऑफ हैनलेज में असेंडिंग और ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ये क्या करते हैं, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं वो क्या करती हैं। तो इस तरह नेक्स्ट, हाउ डू द प्लांट्स excrete the extra water and salt from their bodies। अब ये वाटर और साल्ट जो हैं वो किस तरीके से जो इसको एक्सक्रीट किया जा सकता है। देखिए उसने साल्ट का जिक्र करके, पानी का जिक्र तो कर दिया, तो लेकिन वाटर और साल्ट का किया जाए, और ये प्लांट में एक्सक्रीट कैसे होते हैं। तो इसमें जो साल्ट की बात उसने की है, ये साल्ट तो अक्यूमुलेशन में आ जाते हैं, और अक्यूमुलेट वेस्ट प्रोडक्ट में अगर कोई हो तो उसमें अक्यूमुलेशन जो है वो हो जाती है। बाज़ औक़ात वैक्यूल्स के अंदर जो है वो साल्ट भी जमा हो सकते हैं, और इसी तरह जो वाटर है वो तो ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो होता है स्टोमेटा के ज़रिए, और इस तरह आप मज़ीद इसको स्टडी कर सकते हैं। What is the functional unit of the kidney, और किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है, और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर उसने ड्रॉ द लेबल डायग्राम। मैंने आपसे कहा कि नेफ्रॉन का डायग्राम जो है वो लेबल कर लें, और उसे आप मुकम्मल तौर पर समझ सोच लें कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो उनको लेबल करना आना चाहिए। और इसी तरह व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी, किडनी में कौन कौन से ये स्टेप्स हैं। तो देखिए उसमें ये जो 3 स्टेप उसने लिखा है
वो आप स्टेप जो है ये प्रेशर फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए जो है वो पेल्विस में जाता है। तो ये सारे स्टेप है, और इनकी डिटेल जो है वो उसको लिखें along with the excretion. Kidney also play role in osmoregulation. तो ये osmoregulation जो है comment on, ये देखिए osmoregulation में ये होता है कि जब आपके जिस्म में पानी की मिकदार जो है, खून के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो एट दैट टाइम उसमें प्रेशर फिल्ट्रेशन के ज़रिए जो प्रेशर फिल्ट्रेट होता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन आगे जाकर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और यूरिन जो है वो ज़्यादा बनता है। लेकिन इसी बात को ये देखें कि अगर जिस्म के अंदर जो पानी की मिकदार कम है तो प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर ली जाती है, लेकिन उसके साथ जो है वो थर्स्ट सेंटर को इतला भी दे दी जाती है और जिससे पानी पीने के अहकामात भी जारी किए जाते हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो आप ऑस्मो रेगुलेशन में ये बाकायदा उसका टॉपिक है और उसे आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का चैप्टर जो है इसके हवाले से कि ये लेक्चर आपका रहता था, इसको मैंने मुकम्मल कर दिया। तो मुझे यकीन है कि आप पूरी तरह भरपूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और तैयारी अपनी जो है वो जारी रखेंगे। हालात के तहत जो है वो आपको खुद एफ़र्ट्स भी करनी होंगी और इन एफ़र्ट्स के लिए अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और बड़े ध्यान के साथ जो है वो उसे समझिए और सोचिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।